हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम BHIE 141 जिसमें हम चीन का इतिहास टाइम पीरियड 1840 से 1978 के बीच का इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, BHIE 141 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आते जा रहा है, तो आप एक तरह से रिवीजन आपका इन क्वेश्चनों का होता चला जाए। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन का जिनका BHIE 141 है, जिसमें चीन का इतिहास पढ़ते हैं या टाइम पे 1840 से 1978 के बीच का इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, जिनका EHI 06 कोड है, जिसमें हम चीन और जापान का इतिहास पढ़ते हैं, उसके लिए भी जो क्वेश्चन बताएंगे वह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, चीन में क्वेश्चन है, चीन में जनवादी गणराज्य के आर्थिक, कौन सा, चीन में जनवादी गणराज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाएगा। 20 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 250 शब्दों में से लिखना होगा। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर। 250 नहीं, 500 शब्दों में, सॉरी, 500 शब्दों में से लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य आप लोग का एक तरह से रिवीजन, कम टाइम में अच्छे से रिवीजन होता चला जाए। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, 1948 में माओ के सुझाव पर CPC द्वारा मई दिवस पर अपनाए गए नारों में यह घोषणा की गई थी कि समस्त प्रजातांत्रिक दल, जन संगठन और जन नेताओं को तुरंत एक राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन बुलाना चाहिए, जिसमें इस बात पर विचार किए जाए कि किस प्रकार एक जन सम्मेलन बुला के जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई जाए। तो ये किसका था? माओ का सुझाव था 1948 में। देखिए, इस प्रकार की सरकार की रूपरेखा का ब्यौरा माओ ने अपने निबंध ऑन द पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में दिया था। इसमें जिस राजनीतिक ढांचे की बात माओ ने की थी, उसमें देश की राजनीतिक आर्थिक जीवन में चीन की जनता के बहुत व्यापक भाग भाग द्वारा हिस्सा लिए जाने की बात कही गई थी। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। वास्तव में जमींदारों और प्रतिक्रियावादियों की शक्ति को गिराने के लिए जनता की समझ शक्ति को लगाया जाना था। सबसे पहले जानते हैं भूमि सुधार में किस तरह से चीन ने, ये माओ का जो है ये वक्तव्य था कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी जनता है, उनको एक तरह से एक जनतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहिए और जो भी कार्य हो सके वह जनता के लिए किया जाए, जिसमें था भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लागू की गई महत्वपूर्ण नीतियों में भूमि सुधार की नीति थी। इसमें दो बातें थी, तो दो बातें देखते हैं। देखिए, पहली बात थी समस्त भूमि गांव या जिला स्तर पर जहां तक हो सके बराबर रूप में बांटी जानी चाहिए। तो जो भी थी, जितनी भी जमीन थी सरकार की या जितने भी गांव में जमीन थी, वह सभी जमीनों को जो है एक सभी लोगों में एक बराबर हिस्से में बांटी जानी चाहिए। और दूसरा था भूतपूर्व जमींदारों को एक छोटा हिस्सा ही दिया जाना था जो अन्य लोगों के भाग के समान था, और वह भी तब जबकि वे स्वयं उस कार्य करने के को तैयार हो। देखिए, भूतपूर्व जमींदारों को एक छोटा हिस्सा, नवीन राजनीतिक ढांचे के विस्तृत आधार को देखते हुए कृषि नीति भी उदार ही रखी गई थी, जिससे कि गांव में अधिकांश वर्गों का समर्थन बना रहे। इस दृष्टि से गृह युद्ध के दौरान अपनाई गई नीति से यह नीति अधिक उदार थी। वास्तव में इसके द्वारा गांव के आर्थिक विकास में तीव्रता लाने का प्रयास किया गया था, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक संबंधों को भी एक नया मोड़ दिया जाना था। देखिए, 1950 में जो कृषि कानून पारित किया गया, उसमें 1947 के कानून की अपेक्षा गांव में जमींदारों की जमीन और संपत्ति का विभाजन बिना किसी मुआवजे के किया गया, परंतु इस बार उन्हें शहरों में अपनी संपत्ति और व्यापार बनाए रखने की छूट दे दी गई। इसी प्रकार 1947 की अपेक्षा धनी किसानों को उनकी भूमि पर नियंत्रण को बरकरार रखने की छूट इसलिए दी गई कि उनकी उत्पादन क्षमता अधिक थी और शहरों में चावल पहुंचाया जाना था। लेकिन यहाँ जो देखिए, यहाँ मोटा मोटी आप समझिए, जो भी बड़ा किसान था, बड़ा किसान करता क्या था, वो खुद से उपजाता था। उनको जो है यह भूमि सुधार से बाहर रखा गया, क्योंकि वह ज़्यादा उत्पादन करता था और शहरों में जो है चावल की कमी थी और चावल वहाँ पहुँचाया जाता था। देखिए, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये लचीले तरीके केवल नए मुक्त क्षेत्रों में ही लागू किए गए।
जहाँ पर कि पहली बार भूमि सुधार लागू किए जा रहे थे। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए उद्योग के क्षेत्र में देखते हैं किस तरह से परिवर्तन हुआ। देखिए, उद्योग और उनका प्रबंध राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के हाथों में था। देखिए, साम्यवादियों का इसमें कोई अधिक दखल न था। अतः 1950 के कानून द्वारा उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को श्रमिक संघ बनाने, मूल्य नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं के वितरण और राजकीय आदेशों को लागू करवाने तक सीमित रखा। सीपीसी द्वारा अनेक उद्योगों, शहरों और प्रांतों में श्रमिक संगठन बनाए गए। ये संगठन श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ साक्षरता अभियान में भी कार्यरत थे। राज्य के निर्देशन में निजी अर्थव्यवस्था का विकास जारी रहा और व्यक्ति मुनाफा भी कमा सकते थे। भ्रष्टाचार, घूसखोरी और संसाधनों की बर्बादी जैसी बुराइयों के विरुद्ध, जो कि उत्पादन को प्रभावित करती थी, व्यापक आंदोलन छेड़ा गया। यातायात के साधनों, व्यापार और वित्त व्यवस्था को भी ठीक किया गया। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुआ, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है चीन के दृष्टिकोण से। देखिए, 1950 के विवाह कानून के सामाजिक संबंधों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसका उद्देश्य स्त्रियों को समान अधिकार दिलवाना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन में सबसे पहला जो था वह स्त्रियों को समान अधिकार दिलवाना था। विवाह को एक ऐसे बंधन का दर्जा दिया गया जो परस्पर समानता और स्वतंत्र सहमति पर आधारित था। इससे स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार आया। स्त्रियां उत्पादन कार्य में सक्रिय भूमिका अदा कर सामाजिक दायित्वों को संभालने लगी। वास्तव में वे नए चीन की सक्रिय नागरिक बनी जब उसे यह अधिकार दिया गया। तो देखिए, विवाह कानून में बच्चों की सुरक्षा की भी व्यवस्था थी। बालिका वध की का सख्ती से निषेध किया गया। 1921, 1931 और 1943 के अकालों चीन में जब अकाल आया था, उस टाइम लोगों ने अपने बच्चे को जो है बेचा था। देखिए, के समय लगातार लोगों ने अपने बच्चे बच्चे बेचे थे, परंतु अब ऐसा करना अवैध घोषित कर दिया गया। कई स्त्रियों ने, जिनके विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ हुए थे, तलाक प्राप्त करना चाहा और स्त्री संगठनों ने प्रत्येक रूप से इसमें उनकी मदद की। वेश्यावृत्ति को अपराध घोषित किया गया और वेश्याओं को नया जीवन प्रारंभ करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और भावनात्मक सहयोग दिया गया। तो देख लिए किस तरह से जो सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो है चीन के जो हुआ उस किस तरह से परिवर्तन हो रहा था। देखिए, आपको एक तरह से कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, कन्फ्यूशियसवादी और ताओवादी पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, कन्फ्यूशियसवादी और ताओवादी पे जो है टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न आपके 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा और इसे 250 शब्द में लिखना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद दोनों प्राचीन चीनी जीवन शैली है। तो एक तरह से आप मान लीजिए कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद जो है चीन का जो है प्राचीन जीवन शैली है। कन्फ्यूशियसवाद ईश्वर के विश्वास पर, मानव आचरण पर जोर देता है और कन्फ्यूशियसवाद भी किसी देवता की वीणा नहीं बजाता। और जब लोगों ने कन्फ्यूशस को भगवान का दर्जा देने की कोशिश की तो उसने विनम्रता से उन्हें फटकार लगाई। कन्फ्यूशसवाद नैतिकता पर जोर देता है। मतभेदों की बात करें तो कन्फ्यूशसवाद अनुष्ठानों पर केंद्रित है, जबकि ताओवाद प्रकृति पर जोर देता है। इसके ठीक विपरीत कन्फ्यूशसवाद जीवन के एक तरीके के रूप में अनुष्ठानों का प्रस्ताव करता है। कन्फ्यूशस का मानना था कि अनुष्ठान जीवन में व्यवस्था लाते हैं और नैतिक मानकों को केवल अनुष्ठानों के पालन से ही बनाए रखा जा सकता है, और अगर लगातार पालन किया जाता है तो वे एक व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति बन जाते हैं। हालांकि उन्हें केवल करने से वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। सिर्फ करने से जो है ना इसका जो है परिणाम नहीं मिलते हैं। अब जानते हैं ताओवाद। चीन में ताओवाद को जीवन के दूसरे तरीके के रूप में देखा जाता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ताओवाद शब्द ताओ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है रास्ता या जीवन शक्ति जो ब्रह्मांड में जीवित प्राणियों का मार्गदर्शन करती है। इसलिए ताओवाद का अंतिम उद्देश्य उस रास्ते से प्राप्ति है जो ब्रह्मांड के पहले कारण तक पहुंचता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ताओवाद प्रकृति पर आधारित है और जीवन से निपटने के प्राकृतिक तरीकों पर जोर देता है। ताओवाद के संस्थापक लाओ तुजू का विचार था कि एक व्यक्ति आंतरिक शांति और सद्भाव प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अपनी आंतरिक आत्मा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सोचा कि पुरुषों के लिए प्रकृति से अपने बारे में और उन लोगों के
बारे में जानना और सीखना संभव है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इसका मतलब यह है कि यह सरकार या कानून नहीं है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रकृति व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक शक्ति है। तो देख लिए 2 क्वेश्चन। आने वाले वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, चीनी बुर्जुआ वर्ग के एक सामाजिक शक्ति के रूप में उदय की चर्चा कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो आने वाले वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, BHIE 141 का, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।